नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं। आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया संध्या। सुप्रभात। तो जहां नया सवेरा में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी तमाम खबरों की। G7 शिखर सम्मेलन में आखिर क्या कुछ रहने वाला है खास, जानेंगे इस बारे में भी। और एक दिन एक उत्सव के जरिए देंगे विशेष उत्सव की जानकारी आपको। इसके साथ साथ जानेंगे नए भारत की उपलब्धियों के बारे में भी और प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे अखबारों में प्रकाशित खबरें और खेल, तकनीक और दुनिया भर की खबरों पर भी रहने वाली है हमारी नजर। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। फ्रांस में आज G7 शिखर सम्मेलन, सदस्य देशों के ज्यादातर नेता एवियन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने रखेंगे भारत का एजेंडा। सदस्य देशों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी को शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित होने पर पीएम ने जताया आभार। स्लोवाकिया दौरे को बताया ऐतिहासिक। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति। 19 जून से खुल जाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट, लेकिन समझौते से नाराज इजराइल। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव के हालात। ईरान युद्ध में बमबारी करने वाला अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर क्रैश। टेक ऑफ के कुछ देर बाद हुआ हादसा, सभी 8 क्रू सदस्यों की मौत। और फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर। पहली बार विश्व कप खेल रही कैप वर्डे ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। गोलकीपर वोजिन्हा के डिफेंस ने किया कमाल। और नया सवेरा में सबसे पहले बात G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, G7 शिखर सम्मेलन इस बार फ्रांस के एवियन में हो रहा है और इसके लिए सदस्य देशों के शीर्ष नेता यहां पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जापान के पीएम, इजिप्ट के राष्ट्रपति, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और उनकी पत्नी भी यहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और ये सम्मेलन उस समय पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर हाल ही में समझौता करने पर सहमति भी बनी है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद G7 सम्मेलन में दुनिया भर की दिलचस्पी कुछ और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल एक तय एजेंडे पर बातचीत के लिए हर साल G7 समिट होती है, जिसका आयोजन G7 का अध्यक्ष देश करता है। G7 के सभी 7 देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा G7 के सदस्य देशों के नेता साल में कई बैठकें करते हैं, जिनमें कई समझौते भी होते हैं और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर आधिकारिक बयान जारी किए जाते हैं। शुरुआत में G7 का एजेंडा आर्थिक चुनौतियां और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों का हल निकालना भी था, लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। वैश्विक मुद्दों पर G7 के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इस साल G7 का एजेंडा आखिर क्या रहने वाला है, इस पर एक विस्तार से नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि वैश्विक असंतुलन को कम करना और साथ ही साथ भू राजनीतिक संकट हल करना खास एजेंडे में शामिल है। और इतना ही नहीं, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना भी इसमें शामिल है। तो G7 एवियन समिट 2026 के अगर फोकस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बिंदु रह सकते हैं वो आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना इसमें शामिल है और साथ ही साथ संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई वैश्विक साझेदारियों का निर्माण करना, सब लोग जो सभी देश हैं वो एक साथ मिलकर जो साझेदारियां हैं उनका निर्माण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना,
और साथ ही संतुलित, साझा और सतत आर्थिक विकास, सुरक्षित, तेज और प्रभावी एआई का उपयोग करना, ये तमाम वो ऐसे बिंदु हैं जो चर्चा जिन पर होती हुई आज नजर आएगी। तो सुरक्षित, तेज और प्रभावी एआई के उपयोग पर भी यहाँ पर खास तौर पर फोकस रहने वाला है। और इसके अलावा भू राजनीतिक चुनौतियाँ और इतना ही नहीं, व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर खास तौर पर फोकस रहने की उम्मीद की जा रही है। जलवायु, ऊर्जा और विकास संबंधी वो तमाम ऐसे क्षेत्र, ऐसे मुद्दे जिन पर G7 के दौरान मंथन होगा, चर्चा होगी। तो ये वो तमाम ऐसे क्षेत्र, ऐसे बिंदु हैं जिन पर G7 एवियन समिट के दौरान खास फोकस रहने वाला है। तो फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंच रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। बिल्कुल। तो फ्रांस में एवियन से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। India and Prime Minister Modi can become a very, very powerful partner within G7 and then also other processes. And I think it's a good sign also that the Prime Minister is coming to Evian to attend the G7 summit in Evian in France, together with the heads of states there, and to further build the bridge beyond the G7 presidency in 2026. This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और एआई को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार एआई की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, एआई गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं।
फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवियन शहर से अजय मिश्र, डीडी न्यूज। तो G7 एवियन समिट में भारत का एजेंडा आखिर क्या रहने वाला है, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। जहां आपको बता दें कि भारत के एजेंडे की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाना ये भारत के एजेंडे में शामिल है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेशी उपयोग पर दृष्टिकोण को साझा करना, संतुलित और सतत आर्थिक विकास की वकालत करना, ये प्रमुख बिंदु जो भारत के एजेंडे में शामिल हैं। और इसके साथ साथ DPI का भारतीय मॉडल सामने रखना, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई पर चर्चा करना भी इसमें शामिल है। तो भारत के एजेंडे की अगर हम बात करें इस एवियन समिट में भारत की तरफ से क्या कुछ बातें मंच के साथ साझा की जा सकती है, तो ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विकास सहयोग पर चर्चा में योगदान देना, ये वो ऐसे प्रमुख बिंदु हैं। अन्य साझेदार देशों के साथ सहयोग को और भी किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, सहयोग को और किस तरह से प्रगाढ़ किया जा सकता है, इस पर बल दिया जाएगा। द्विपक्षीय बैठकों के जरिए रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर भी इस दौरान इस फोरम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जोर दिया जाएगा। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाना भी इसमें शामिल है। AI के सुरक्षित समावेशी उपयोग पर दृष्टिकोण साझा करना और इसके साथ ही संतुलित और सतत आर्थिक विकास की वकालत करना भी इसमें शामिल है। तो G7 के मंच पर भारत का एजेंडा क्या रहेगा, वो प्रमुख बिंदुओं के साथ आपसे साझा कर रहे हैं, जिसमें DPI का भारतीय मॉडल सामने रखना और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई पर चर्चा संभव है। और वहीं दुनिया की 7 मजबूत विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले G7 ग्रुप की शुरुआत 1975 में हुई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। आखिर G7 का पूरा इतिहास क्या है और भारत की इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भूमिका क्यों अहम हो जाती है, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से इतर कई अन्य बहुपक्षीय मंच हैं जहां दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार इन मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत समेत विकासशील दुनिया की समस्याओं को उठाता रहा है। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंच है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। 1997 से लेकर 2013 के बीच इस समूह में रूस के शामिल होने से ये G8 हो गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस इस समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलन में गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत समेत ग्लोबल साउथ से जुड़े जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आवाज दी है। दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के साथ G7 देशों की GDP IMF के मुताबिक करीब $55 ट्रिलियन है। हर साल एक सदस्य देश G7 की अध्यक्षता संभालता है, जो उस वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करता है। यहाँ आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि कोई औपचारिक संस्था नहीं होने के चलते यहाँ लिए गए फैसले बाध्यकारी नहीं होते।
क्योंकि G7 देश वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बेहद अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के वित्तीय संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं में G7 देशों ने समन्वित वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद से भारत लगातार हर साल गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक स्तर पर लिए जा रहे बड़े फैसलों में एक भागीदार के तौर पर देखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मंच का इस्तेमाल विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को उठाने में किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फ्रांस की अध्यक्षता में G7 समिट में आखिर क्या कुछ खास होने जा रहा है? जी बहुत धन्यवाद। फ्रांस के बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लेक जेनेवा, जिसे कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस की प्राथमिकताओं की बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज से 50 वर्ष पूर्व फ्रांस ने G7 की शुरुआत की थी और आज एक बार फिर से 50 वर्षों के बाद वो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस बार मुद्दे बहुत ही स्पष्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दुरुस्त करना चाहता है फ्रांस अपनी अध्यक्षता में, साथ ही साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है उसको इंश्योर करना चाहता है और समावेशी विकास को लेकर के जो भी कुछ कदम उठाने हैं उसको लेकर के वार्ता हो सकती है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि चूंकि क्रिटिकल मिनरल्स पर बात हो रही है, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर बात हो रही है, फ्रांस ने चीन को निमंत्रण दिया था शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है और चीन एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तीसरी बात यह कि फ्रांस ने भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राजील, इन 4 देशों को पार्टनर कंट्री बनाया है और कोशिश की जा रही है कि विकसित देश और विकासशील देशों की आवाज़ों को एक तरह से प्राथमिकता दी जाए। चौथी स्पेशल चीज़ ये समझ में आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका को इस बार बुलाया नहीं गया है और ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया है। ये सारे कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे और इन्हीं सब जो मुद्दे पूरे विश्व में छाए हुए हैं उनके साए में ये पूरा का पूरा जो शहर है, प्राकृतिक झीलों का शहर जिसे कहा जाता है फ्रांस का एवियन, वो पूरी तरह से तैयार है G7 की अध्यक्षता के लिए। बिल्कुल अजय, पूरी तरह से फ्रांस तैयार है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इस वर्ष के सम्मेलन की अगर हम बात करें तो भारत की भूमिका कैसे खास होगी? भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ के तौर पर हर मंच पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, एक मजबूत बुलंद आवाज़ के तौर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति जब AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। 2019 में भी फ्रांस ने ही पहली बार भारत को आमंत्रित किया और तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी G7 शिखर सम्मेलनों का हिस्सा बनते रहे हैं। जो वर्किंग ग्रुप है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से। अगर मुद्दों की बात की जाए तो चूंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया जो फ्यूल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, उससे जूझ रही है, वो मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा। जो पूरी भू राजनीतिक अस्थिरता है वो मुद्दा तो ज़रूर उठेगा, लेकिन AI को लेकर के चूंकि फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और इनोवेशन और AI एक बहुत बड़ा फोकस है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के मुद्दों को तो ज़रूर उठाएंगे और भारत की जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसका भी वो ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो भारत ने इनिशिएटिव लिए हैं इंटरनेशनली, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, उसका भी यहाँ पर जिक्र हो सकता है। तो बड़ी बात यह भी है कि जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं G7 के देशों के बाद में भारत तो पहला देश होगा जिसका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्वागत करेंगे, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का। और मुझे लगता है कि ये भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजय, ये तो रही भारत की भूमिका की बात, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री की बायलैटरल्स की अगर हम बात करें तो इससे भारत को किस तरीके से फायदा होता हुआ नजर आता है?
जी, जहां तक द्विपक्षीय वार्ताओं की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि जब भी वो बहुपक्षीय मंचों पर जाएं तो वहां पर जितने भी वैश्विक नेता हों उनके साथ संवाद करें, भले ही औपचारिक तौर पर करें, अनौपचारिक तौर पर करें, लेकिन सभी के साथ मिल करके वैश्विक मुद्दों को सभी के सामने रखना उनकी हमेशा से एक आदत में शुमार रहा है। और इसी कड़ी में ऐसा हमें बताया गया है कि अभी तक 6 द्विपक्षीय वार्ताओं पर काम पूरा हो चुका है। ऐसा कहा जा सकता है कि 6 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। पहले दिन यानी 16 जून को यूके, यूएई और कनाडा, इन 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। जैसा कि आपको पता है कि यूके के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और कैसे उसको जल्दी से जल्दी इफेक्टिव बनाया जाए उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ यूएई के साथ हम पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर चुके हैं ट्रेड को लेकर के, कैसे उसे और भी सशक्त बनाया जा सकता है और जो मौजूदा चुनौतियां हैं ऊर्जा सुरक्षा की वो भी ज़रूर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत के दौरान आ सकती हैं। बिल्कुल अजय, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की जिस पर निगाहें हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है इस दौरान? सबसे बड़ी बात जिस पर सभी की निगाहें हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात, जो कि 17 तारीख को होगी। माना यह जा रहा है कि जो भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है उसको लेकर के तो चर्चा होगी ही, विश्व में जो संकट इस वक्त उत्पन्न हो गया है उसको भी लेकर के चर्चा होने की उम्मीद है। और कोशिश ये की जाएगी कि दोनों बड़े लोकतंत्र जो हैं वो इस वक्त जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका कुछ साझा हल निकालने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के 6 द्विपक्षीय वार्ता, और भारत को क्या मिलेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस खास लाइव कवरेज में अपने साथ अपने कैमरामैन कुमार दत्ता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये तय है कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और भी बहुत ही खास होने जा रहा है, खासतौर पर भारत के लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अजय, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली। क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के उच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लॉस से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान सौंपा। प्रधानमंत्री को आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को ये सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान भारत और स्लोवाकिया के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। Mr. Narendra Damodar Das Modi, the State Decoration Order of the White Double Cross of the First Class Civil Type for extraordinary merits
in the comprehensive development of relations between the Republic of India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. वहीं स्लोवाकिया में योग का जादू भी देखने को मिला है। यहाँ राष्ट्रपति पेलेग्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया और राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का भी आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने जब इसका अवलोकन किया तो उनके चेहरे पर योग के वैश्विक प्रभाव की संतुष्टि साफ झलक रही थी। और अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं खबरें दुनिया भर से। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं। और वहीं जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया जो है वो शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का जो रास्ता है वो भी साफ होने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में भी नरमी देखी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौते का पूरा विवरण औपचारिक हस्ताक्षर के बाद जारी किया जाएगा। अब इधर ईरान का रुख देखें और समझें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि अंतिम समझौता अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज के भविष्य के प्रबंधन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं, जिसके बाद अब सभी की नजर शुक्रवार पर है कि जब ये समझौते पर हस्ताक्षर होंगे औपचारिक रूप से तो आखिर किन किन बातों पर सहमति बनती है, क्योंकि अभी तक इस समझौते से जुड़ी हुई जो अंदर की चीजें हैं कि आखिर किन किन शर्तों पर सहमति बनी है दोनों के बीच में, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस खत्म होगा शुक्रवार को। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बिना किसी शुल्क के हॉर्मुज खुलने की बात इस डील में कही गई है। हालांकि स्पष्ट अभी होना और भी बाकी है, और भी परतें खुलना बाकी है। यूएस नाकेबंदी हटाने का भी ऑर्डर है इसके तहत, और 19 जून की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होने हैं। यानी कि जिस समझौते पर बात बनती हुई नजर आ रही है तो 19 तारीख का सभी को इंतजार। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली भी बैन हटाने के लिए सीधे सीधे तैयार अब हो गए हैं। तो जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल अब इससे कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव इस समय अब देखने को मिल रहा है। अमेरिका के शांति समझौते पक्ष से नेतन्याहू नाराज हो गए हैं। हालांकि वॉशिंगटन का कहना है कि अगले 60 दिनों में जब युद्ध विराम लागू रहेगा वो पूरी शर्तों पर बातचीत करेगा। इन शर्तों में अमेरिका और इजराइल की चिंताओं, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो अमेरिका और ईरान को लेकर के शांति समझौते पर तो हर किसी की नज़र है ही और काफ़ी उम्मीदें भी हैं इससे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इजराइल कहीं ना कहीं इस समय अब नाराज़ है और अमेरिका के पक्ष से जो नेतन्याहू है वो इस समय नाराज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान पर हम कार्रवाई चाहते हैं। यानी कि एक तरफ तो डील डन नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डर भी नजर आ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू अब नाराज हो गए हैं और बताया जा रहा है कि ट्रंप के साथ उनका टकराव भी है। इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के चिंता साफ तौर पर सता रही है। शांति समझौते से नेतन्याहू नाराज हैं। अमेरिका ईरान शांति समझौते की अगर बात करें तो अब अगर नेतन्याहू अगर इजराइल का रुख देखें तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू नाराज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों का प्रेस रिपोर्ट के जरिए।
तो अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले बात हम कर रहे हैं ऋषिकेश से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, ऋषिकेश तक दौड़ेगी नमो भारत और डीपीआर के लिए जल्द होने वाला है सर्वे। अच्छी खबर है, आपके लिए लेकर के आए हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एनसीआरटीसी के प्रस्ताव को साफ तौर पर सहमति दे दी है। केंद्र सरकार से नमो भारत ट्रेन का विस्तार ऋषिकेश तक करने का आग्रह इस दौरान किया गया था और यह आग्रह अब स्वीकार कर लिया गया है। समय और किराए का अनुमान अगर लगाया जाए तो समय की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ किराए पर भी नजर डालते हैं। तो वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश जाने में सड़क मार्ग की बात करें तो करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है। नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होने के बाद ये सफर मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। वहीं अनुमानित किराए की अगर चर्चा हो रही है और उस पर नजर डालें तो दूरी के आधार पर दिल्ली से ऋषिकेश तक का एक स्टैंडर्ड कोच का जो किराया है वो 450 रुपए से 520 रुपए तक हो सकता है, जबकि प्रीमियम क्लास का किराया 900 से 1000 रुपए के बीच में रहने का अनुमान भी है। और इसी के साथ एक और प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि पंजाब केसरी में प्रकाशित की गई है। दरअसल गुजरात जो है वो अब विश्व के मानचित्र पर चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक नई नीति लॉन्च की है, विकसित गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026। इस नीति के अगर मुख्य आकर्षण की अगर हम बात करें तो वो है अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है और पूंजी निवेश पर 40% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और साथ ही थ्रस्ट सेक्टर्स का विस्तार इसमें किया जाएगा। थ्रस्ट सेक्टर्स को 9 से बढ़ाकर 16 किया गया और सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही ड्रोन निर्माण इसमें शामिल किए गए। अनुसंधान और विकास यानी कि पहले जो 5 आएंगे उनको डी केंद्रों को 50 करोड़ तक की सब्सिडी उनको दी जाएगी। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष लाभ है। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 30,000 रुपए प्रति माह का रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही श्रमिक कल्याण की अगर हम बात करें तो श्रमिकों के लिए हॉस्टल बनाने पर भी 80% तक वित्तीय सहायता। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं गुजरात जो है वो पूरी दुनिया का जो मानचित्र है उसमें अलग ही अपना चमकता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि निवेश, रोजगार और इनोवेशन को इससे कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। और अगली खबर की बात करते हैं, जो कि आपको सतर्क कर रही है। जी हां, लेटे लेटे अगर आपके मोबाइल चलाने की आदत है तो ज़रा इस आदत को आप छोड़ दीजिए और सतर्क भी हो जाइए, क्योंकि 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 5400 युवाओं का सर्वेक्षण हुआ है। और ये सर्वेक्षण के तहत खुलासा जो हुआ है वो बता रहा है कि टेक नेक सिंड्रोम से गर्दन में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, अकड़न महसूस हो सकती है, कंधों में तनाव और साथ ही साथ सिर दर्द जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। तो अगर आप भी इस तरह की आदत के शिकार हो चुके हैं तो इस आदत को छोड़ने का प्रयास कीजिए। अब आपको बताते हैं कि टेक नेक सिंड्रोम आखिर होता क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस के ज्वाइंट सेक्रेटरी बता रहे हैं कि टेक नेक सिंड्रोम आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप लंबे समय तक झुककर देखने से गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। और समय पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो गर्दन की गतिशीलता भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। साथ ही साथ शरीर में तमाम सारे लक्षण भी इस खबर के माध्यम से बताए गए कि अगर वो लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप जरूर सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब खबरें देख लेते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई।
फुटबॉल विश्व कप में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया। कैप वर्डे ने 40 वर्षीय गोलकीपर वॉजिनिया ने इस मैच में करिश्माई प्रदर्शन किया और स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिसमें से 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर पाई। स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है और वहीं कैप वर्डे की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो 67 है। स्पेन के खिलाफ मैच के केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया हीरो बनकर उभरे हैं। स्पेन की तरफ से मैच में कुल 27 शॉट्स देखने को मिले। इनमें से 16 शॉट्स बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर। इनमें से 2 गोल करने के बड़े मौके थे और एक बार गेंद बार से टकरा गई। नतीजा ये रहा कि स्पेन की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। वहीं मैच खत्म होने के बाद वोजिनिया की आंखों से आंसू भी झलक पड़े और उनकी पूरी टीम ने उन्हें घेर लिया। और वहीं विश्व कप के ग्रुप जी में एक बड़ा उलटफेर भी होते होते बच गया। सितारों से सजी बेल्जियम और विश्व कप में अब तक कोई मैच ना जीतने वाली मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मिस्र ने 20वें मिनट में इमाम उशुर के गोल की मदद से बढ़त हासिल की थी। 66वें मिनट में रोमेलू लुकाकू द्वारा बनाए गए दबाव के बीच मिस्र के मोहम्मद हानी आत्मघाती गोल कर बैठे और इसके चलते स्कोर 1-1 हो गया और मैच ड्रॉ रहा। अगर मिस्र की टीम ये मैच जीत जाती तो उनकी ये विश्व कप में पहली जीत होती। मिस्र की टीम ने 1934 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया था। मिस्र को 92 साल और 8 मुकाबलों के बाद अब भी विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। सऊदी अरब की ओर से अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में सऊदी अरब ने पहले ही मैच अर्जेंटीना को मात देकर सभी को चौंका दिया था और ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब की टीम एक बार फिर उलटफेर के साथ ही विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगी। लेकिन उरुग्वे के लिए अराउजो ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दागने में कामयाबी पाई। तो वहीं दूसरे हाफ में उरुग्वे की ओर से टारगेट पर 28 शॉट्स देखने को मिले। और फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी सुचित्रा का, जो खेल जगत की तमाम खबरों को हम सभी तक पहुंचाती हैं। सुचित्रा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैप वर्डे जिसने जिस तरह से स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका, किसी ने इसकी उम्मीद की ही नहीं थी। ऐसे में कैसे देखेंगे इस उलटफेर को? जी बिल्कुल कृतिका, फुटबॉल विश्व कप का इसीलिए 4 साल बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। और ख़ासतौर से बात करें अगर पहले मुकाबलों की, तो जो भी पहला मैच होता है बड़ी टीमों का भी, वो उनके लिए काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि आप भले ही क्लब्स के लिए कितना भी फुटबॉल खेल लें, लेकिन जब आप अपने देश की जर्सी पहनकर फुटबॉल विश्व कप में खेलने उतरते हैं तो एक अलग ही तरह का दबाव होता है। तो स्पेन की टीम भले ही बेहद मजबूत थी, लेकिन पहला मैच था, ये विश्व कप में शुरुआत थी और ये पहला मौका था जब केप वर्डे और स्पेन आमने सामने थी। तो पहला मुकाबला था केप वर्डे के खिलाफ स्पेन का। और हमेशा कहा जाता है कि किसी भी टीम को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उलटफेर हमेशा देखने को मिलते हैं। पिछले ही विश्व कप की बात करें 2022 की, तो जो इवेंचुअल चैंपियन बनी थी अर्जेंटीना, उसे पहले ही मैच में सऊदी अरब ने हरा दिया था। तो यहाँ पर केप वर्डे ने भी चौंकाया है स्पेन को। स्पेन को इस बार खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने स्पेन को टॉप रेटिंग दी है अगर खिताब जीतने वाली टीमों की हम बात करें तो। वहीं केप वर्डे की अगर बात करें तो पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही है ये टीम। एक छोटा सा देश है, जब तक क्यूरासाओ नहीं आया था विश्व कप में, तब तक केप वर्डे विश्व कप में हिस्सा लेने वाला
सबसे छोटा देश था। तो एक छोटा सा देश जिसके फुटबॉलर्स को ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं, जो पहली बार विश्व कप में खेल रहा है, और आपका सामना है स्पेन जैसी दिग्गज से, जो जाना जाता है अपने टिकी टाका खेल के लिए, जल्दी जल्दी पासेस करते हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं। तो एक स्पेन जैसी अटैकिंग टीम को गोललेस ड्रॉ पर रोकना विश्व कप के इतिहास में अपने पहले ही मैच में विश्व कप में डेब्यू कर रही है केप वर्डे की टीम, और स्पेन जैसी दिग्गज से सामना था। 2010 की चैंपियन है, मौजूदा यूरोपियन चैंपियन भी है, सितारों से सजी हुई टीम है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि केप वर्डे के लिए। ये जो गोललेस ड्रॉ है केप वर्डे के लिए किसी जीत से कम नहीं है। पॉइंट के साथ उन्होंने शुरुआत की है, अपना खाता खोलने में वो कामयाब रहे हैं। बिल्कुल सुचित्रा, और इसीलिए कहते हैं ना कि खेल में आखिरी मिनट तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आखिरी मिनट में ही कब खेल का उलटफेर हो जाए ये सभी को चौंका देता है। और ऐसा ही केप वर्डे के साथ भी हुआ है। तो केप वर्डे के गोलकीपर रातों रात हीरो बन गए हैं। ऐसे में सभी की जुबान पर अब उन्हीं का नाम आ गया है। जी बिल्कुल, ब्रेकआउट स्टार इस विश्व कप के बनकर उभरे हैं वोजिन्या। 40 साल के गोलकीपर हैं। फुटबॉल जो हम जानते हैं कि जोश और युवा जोश के लिए फुटबॉल का खेल जाना जाता है। 40 साल के फुटबॉलर को वेटरन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। कई लोग रिटायर हो जाते हैं इस एज में, और इस उम्र में आके वोजिन्या को ये शोहरत मिली है। मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर, इस मैच से पहले इंस्टाग्राम पे जो उनके फॉलोवर्स थे वो 50,000 थे, लेकिन ये जो उनका करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला है, 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एक मैच में एक करिश्माई प्रदर्शन आपको रातों रात स्टार बना सकता है। और हालांकि 12 साल से केप वर्डे के लिए खेल रहे हैं वोजिन्या, लेकिन उनको पहली बार विश्व कप में खेलने का मौका मिला है, और अपने पहले ही मैच में जिस तरह का करिश्माई प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है। 7 शॉट रोके हैं स्पेन जैसी टीम के, मतलब केप वर्डे जैसी टीम जिसको कि एक्सपोजर नहीं है बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का, लेकिन स्पेन जैसी दिग्गज का आप सामना करते हैं और 7 शॉट आप उनके रोकने में कामयाब रहते हैं 40 साल की उम्र में। मैच खत्म होने के बाद जिस तरह से वोजिन्या की आंखों में आंसू थे, जिस तरह से उनकी टीम ने, उनके सब फैंस ने उनका जिस तरह से उत्साह बढ़ाया, ये दिखाता है कि क्या मायने रखता है वोजिन्या का ये प्रदर्शन। उनके लिए लंबे समय तक ये प्रदर्शन याद रखा जाएगा। और जो आने वाले मुकाबले हैं, जब भी किसी कमजोर कम अनुभवी टीम का सामना होगा एक मजबूत अनुभवी टीम से, तो वोजिन्या के इस प्रदर्शन को मिसाल के तौर पर रखा जाएगा कि खेल में कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर सुचित्रा हम बात करें बेल्जियम की टीम की, तो वो भी बीते कल कहीं ना कहीं एक बड़े उलटफेर का शिकार होने से बाल बाल बची, और विश्व कप अब बेहद ही रोमांचक होता हुआ भी नजर आ रहा है सुचित्रा। जी बिल्कुल, जो कोई भी विश्व कप होता है उसकी जान होते हैं ऐसे मुकाबले जहां पर एक कम अनुभवी टीम का सामना एक ज़्यादा अनुभवी टीम से हो, जहां पर सितारों से सजी टीम हमें गोल करने के लिए संघर्ष करती नजर आए। अगर बेल्जियम की भी अगर हम बात करें, सितारों से सजी हुई टीम है। रोमेलू लुकाकू हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच वो चुने गए, लेकिन जीत नहीं दिला सके अपनी टीम को। तो ये देखना काफ़ी रोचक होता है कि क्लब फुटबॉल में जिन सितारों का बड़ा नाम होता है, जो करोड़ों की कमाई करते हैं, बड़े बड़े फुटबॉलर्स होते हैं। अगर हम रोनाल्डो की भी बात कर ले तो भले ही वो क्लब लेवल पर कितने ही टाइटल जीत चुके हों, लेकिन आज तक पुर्तगाल को वो विश्व कप नहीं जिता पाए हैं। तो इसी तरह की परीक्षा यहाँ पर विश्व कप में देखने को मिलती है। तो बेल्जियम के साथ भी यही देखने को मिला, सितारों से सजी हुई टीम है, लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रही। तो ये जो दिन है, सोमवार का जो दिन है, इस विश्व कप में याद किया जाएगा इस तरह के उलटफेर के लिए, जहां पर बड़ी बड़ी टीमों को जीत के लिए तरसना पड़ा और छोटी टीमों ने अपने प्रदर्शन बिल्कुल सुचित्रा, यानी कि यहाँ पर रोमांच भी नजर आ रहा है, तो भावुकता के पल भी नजर आ रहे हैं, और किस तरह से रातों रात आप सभी की चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, वो खास तौर पर महत्वपूर्ण नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए, और पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज लगातार एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो देखते हैं विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम।
मोदी सरकार में पिछले 12 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा की दिशा में सबसे बड़ी कामयाबी देश को नक्सल मुक्त करना है। नक्सली इलाकों में बंदूक और नक्सली कैंपों की जगह विकास और विश्वास की बयार चल रही है। कैसे चल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक समय था जब बस्तर का नाम आते ही नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंग, घात लगाकर हमले और बंदूकों की आवाजें याद आती थी। गांवों तक प्रशासन की पहुंच बेहद सीमित थी और कई इलाके पूरी तरह नक्सलियों के प्रभाव में माने जाते थे। लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर तेजी से बदली। केंद्र और राज्य सरकार ने सुरक्षा रणनीति को मजबूत करते हुए नक्सल नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाया। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए, सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बड़ी संख्या में कैडर मुख्यधारा में लौटे। सुरक्षा अभियानों, आधुनिक तकनीक, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाओं के जरिए सरकार ने नक्सलवाद की जड़ों पर लगातार प्रहार किया। और फिर आई वो तारीख, यानी 31 मार्च 2026, जब देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। अब बस्तर में सुरक्षा कैंपों की जगह विकास केंद्र और जन सुविधा सेवाएं दिखाई देने लगी हैं। सरकार की रणनीति सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई पर सीमित नहीं है। जिन इलाकों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर खड़े होने लगे हैं, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुलने लगे हैं, दूरस्थ गांवों तक बिजली और पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से हो रहा है। बस्तर में स्थापित नए सुरक्षा कैंप अब स्थानीय लोगों के लिए विश्वास केंद्र बनते जा रहे हैं। इन कैंपों के जरिए लोगों को राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, आधार कार्ड, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और हर घर जल जैसी योजनाओं ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा असर डाला है। जिन गांवों में कभी विकास का नाम नहीं था, वहां अब पक्के मकान, गैस कनेक्शन और स्कूल दिखाई देने लगे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बस्तर के आदिवासी युवाओं को सुरक्षा बलों, शिक्षा और खेलों से जोड़ने की कोशिशों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विश्वास और विकास से जीती गई है। यही वह जगह है कि आज बस्तर में बाजार देर रात तक खुलने लगे हैं, गांव में सड़क निर्माण हो रहा है और आम लोग खुलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। बस्तर में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और आज बस्तर तेजी से शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिन गांवों तक कभी पहुंचना मुश्किल माना जाता था, अब वहां प्रशासन और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की नीति का परिणाम है। यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, सब कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। बस्तर में बदलती तस्वीर अब सिर्फ सरकारी दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जहां कभी बंदूक और भय का माहौल था, वहां अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। और वही नया सवेरा के आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे फर्जी संदेशों की, जिनमें साइबर फ्रॉडस्टर सरकारी संस्थानों के नाम का झांसा देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे आप इन फर्जी संदेशों को पहचान सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
एसबीआई के नाम पर सोशल मीडिया पर ये मैसेज वायरल हो रहा है कि यूजर को एपीके फाइल इंस्टॉल कर आधार अपडेट कर लेना चाहिए, वरना एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक कर दिया जाएगा। परंतु ये फेक मैसेज है, इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और किसी एपीके फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम पर भी एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें I4C के द्वारा प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये फेक है। भारत सरकार की किसी संस्था के द्वारा इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। YouTube पर दिख रहा है ये स्पॉन्सर्ड विज्ञापन कि भारत सरकार की ओर से प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के तहत 3 लाख का लोन दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ये ठग सरकारी नाम का प्रयोग कर लोगों को फंसा रहे हैं। इन पर विश्वास ना करें, ये फेक मैसेजेस हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। और एक दिन एक उत्सव में आज बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बसे कैंची धाम की, जहां बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ा ये पावन धाम केवल एक आश्रम नहीं है, बल्कि सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। स्थापना दिवस पर यहां उमड़ने वाली श्रद्धा प्रमाण है कि बाबा का संदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। हरे भरे पहाड़, कलकल बहती पर्वतीय धारा और बाबा नीम करौली महाराज की जय के उद्घोष। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची धाम का वातावरण कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। 2 पहाड़ियों के बीच कैंची के आकार वाली घाटी में स्थित होने के कारण इस स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। वर्ष 1964 में स्थापित ये आश्रम आज देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा नीम करौली महाराज को उनके भक्त हनुमान जी का परम भक्त और सिद्ध संत मानते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का केंद्र चमत्कार नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और मानवता थी। बाबा कहा करते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। यही सरल संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप तक बाबा के अनुयायी मौजूद हैं और दुनिया भर से लोग इस धाम में आध्यात्मिक शांति की तलाश में पहुंचते हैं। कैंची धाम की पहचान केवल एक मंदिर या आश्रम के रूप में नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सेवा की एक जीवंत परंपरा का केंद्र भी है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली आरती, हनुमान चालीसा का पाठ और प्रसाद वितरण भक्तों के लिए विशेष आकर्षण होते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर तो पूरा धाम भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठानों और विशाल भंडारे से जीवंत हो उठता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु बाबा की समाधि और मंदिर में मत्था टेककर अपने जीवन में सुख, शांति और मार्गदर्शन की कामना करते हैं। कैंची धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि विश्वास की वो यात्रा है जहां लोग समस्याओं के समाधान से पहले मन की शांति खोजने आते हैं, जहां अध्यात्म किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम के रूप में जीवन का हिस्सा बन जाता है। और शायद यही वजह है कि हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा धाम आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का एक विशाल केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आज बस इतना ही, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। जी हाँ, और आज की एक खास झलकियां हैं नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे अरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। और ये प्राकृतिक प्राकर्षण जो घटना है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास आकाश में दिखाई देती है। और ये दृश्य रात के समय में आसमान में हरे और नीले, बैंगनी और कभी कभी लाल रंगों की चमकदार लहरों की तरह नजर आता है। आप देखिए ये तस्वीरें और लीजिए आनंद। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।